नमस्कार। अरविंदो यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आनंद मिश्रा। आज हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर राकेश सिंघई सर, कुलगुरु देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, श्री डॉक्टर पीसी दुबे जी, रिटायर्ड प्रिंसिपल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट या सीनियर IAS अधिकारी, और हमारे बीच में हैं प्रोफेसर संजय व्यास सर, प्रोफेसर होलकर साइंस कॉलेज। आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक अनूठी बुक के लॉन्च के अवसर पर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी मैं रिसेंटली एक किताब पढ़ रहा था। विलियम डैलिम्पल एक ब्रिटिश राइटर हैं जिनकी लिखी हुई किताब है गोल्डन रोड, जिसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा हुआ है। और उस किताब को जब मैं पन्ने पलटा रहा था तो मैंने देखा कि आज के समाज में या आज के नवयुग में होने वाली कई आधुनिक चीज़ें, उनकी शुरुआत हमारे देश से थी। और उनमें से ही मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि किसी भी प्रकार के इलाज की पैथी या विधा का ओरिजिन बेसिकली हिंदुस्तान से हुआ है। आप अगर देखें तो ऑस्ट्रेलियन सर्जन्स सोसाइटी के बाहर सुश्रुत जी की एक बड़ी मूर्ति लगी हुई है, तो वो भी उस बात पर गर्व करते हैं कि सर्जरी की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई है। तो उसी तारतम्य में हम चर्चा करना चाहेंगे। इस चर्चा की शुरुआत मैं करूंगा प्रोफेसर संजय व्यास सर से, जो कि इस किताब के प्रमुख लेखक हैं। सर, इस किताब को लिखने का विचार आपके मन में कैसे आया और किस चीज़ की प्रेरणा ने आपको इस ओर अग्रसित किया सर? यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मन में, चूँकि मेरा फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो अलीराजपुर से था, ट्राइबल बेल्ट से था, तो ट्राइब्स के साथ मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट शुरू से था, जब मैं कॉलेज से पढ़ के निकला था तभी से। लेकिन क्या करें, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया था कि उनके लिए क्या मुझे करना चाहिए। मेरी जो मुलाकात सबसे मेरे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि डॉक्टर पीसी दुबे साहब से हुई, जो IFS हैं और जिनकी 40 वर्षों की सेवाएं जो हैं वो वन विभाग को उन्होंने दी हैं। और उन्होंने कहा कि ट्राइब्स के पास जो नॉलेज है वो ऐसा नॉलेज है जो डॉक्यूमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो कहीं पर अवेलेबल नहीं है। एलोपैथी है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, आयुर्वेदा जो है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, होम्योपैथी जो है वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है। लेकिन जो ट्राइब्स का नॉलेज है और जो परफेक्ट है कि जो लोग उसे उपयोग में लाते हैं वो उसकी तारीफ़ करते हैं कि अगर मान लो कोई बीमारी है तो वो उसका वो इलाज करते हैं ट्राइब्स, तो वो गारंटेड ठीक होता है। ऐसा दुबे जी का अनुभव था। तो दुबे जी ने पूरी टीम बनाई और मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस टीम में रखा और फिर हमने काम शुरू किया। और इसमें सबसे बड़ी बात कि इस जो दुबे जी का जो विचार था, इसको इतना बड़ा बनाने में डॉक्टर विनोद भंडारी जो फाउंडर चेयरमैन है अरविंद यूनिवर्सिटी के, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पूरी टीम को जोड़ा और उन्होंने कहा कि आप ये काम करें, इसके ऊपर जो भी करना होगा, जो भी पीछे का सपोर्ट होगा, लॉजिकल सपोर्ट होगा, वो मेरा होगा, आप ये काम शुरू करें। हमने अरविंदो से काम शुरू किया। अरविंदो में 4-5 इनिशियली मीटिंग्स हुई और पूरे इंडिया के जितने भी एक्सपर्ट लोग थे उनको जोड़ा और हमने बात की उनसे ऑनलाइन सभी से, जो उनका ट्राइब्स के साथ जो भी उनका नॉलेज उन्होंने उनसे शेयर करके रखा हुआ था, जो वर्बल ही था, अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं था। तो ऐसे बात आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई और हम लोगों को दुबे जी की तरफ से ये निर्देश मिला कि आपको ट्राइबल बेल्ट में जाना है, जितनी भी प्रजातियां हैं, गोंड है, सहरिया है, कोरकू है, भील भिलाला है, सबसे आप बात करो और इनके इस नॉलेज को पहले जानो। और अगर आपको ऐसा लगे कि ये नॉलेज वाकई कुछ ऐसा है कि जिसे डॉक्यूमेंट करना चाहिए, तो उसे आप डॉक्यूमेंट भी करो। तो ये शुरुआत थी हमारे काम की। बहुत अच्छा व्यास सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि हम ऐसा पढ़ते आए हैं, ऐसा सुनते आए हैं कि पुराने समाज में, हमारे भारतीय समाज में बहुत अच्छी परंपराएं थीं और कुछ ऐसी विधियां भी थीं जिनसे वो मरते हुए लोगों को भी जीवित कर देते थे। पर सिर्फ एक कमी थी कि हमने उसको साइंटिफिक एविडेंस नहीं दिया और दूसरा हमने उसको डॉक्यूमेंट नहीं किया। वो सिर्फ परिवार में ही चलते रहे, हम परिवार में ही सिखाने के लोभ में उस विधा को विलोपित कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल मैं दुबे सर से करना चाहूँगा, क्योंकि हिंदुस्तान में एक सामान्य परसेप्शन है कि ब्यूरोक्रेसी जो है इंसान को बहुत कुछ करने नहीं देती, वो एक सिस्टम को सिर्फ चलाने में ही व्यस्त हो जाते हैं। सर, कैसे आपके मन में ये विचार आया कि इन विलोपित पद्धतियों को आप पुनर्जीवित करें और समाज के सामने लाएं, जिससे इनका उपभोग दोनों तरीके से हो पाए, उस ट्राइबल बेल्ट के उन हीलर्स को भी उसका रिकॉग्निशन मिले और उनकी पैथी को हम ऐसे डॉक्यूमेंट करके साइंटिफिक तरीके से प्रूव कर पाएं? सर
हमको तो भगवत गीता के ऊपर भगवान के द्वारा बोले गए वाक्यों के ऊपर विश्वास है कि आप यदि अपना कर्म करें और वो जनहित में हो तो कोई भी तंत्र आपको रोकता नहीं, हमेशा सहयोग करता है। इस बात को मैंने अपने सेवा काल में भी देखा कि मुझे पूरे सेवा काल में कभी किसी अधिकारी ने रोका नहीं इस काम के लिए। कहते हैं ये तो आपका मौलिक कार्य है, करिए, इसमें कभी कोई बाधा नहीं बनता। ब्यूरोक्रेसी एक धारणा बन गई है अधिकारियों के बीच में कि हायरार्की के साथ ही बहुत सी अड़चनें भी पैदा होती है, परंतु आप अपने मूल काम के साथ साथ उसी से जुड़े हुए मौलिक विषयों को लेकर के आगे बढ़ाते हैं जो आपके कर्तव्यों को और मजबूती देता हो, तो शासन तंत्र में दिक्कत नहीं आती है। ये पहला आपका था कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर प्रश्न। एक लंबी सेवा अवधि में चूँकि जब आप वन क्षेत्र में काम करते हैं और एक वन अधिकारी का कर्तव्य तभी होता है कि जो क्षेत्र में जाए, लोगों से संपर्क करे। ये एक मेरी मौलिक अपनी सोच थी कि लोगों से मिलिए अधिक से अधिक। तो इस दौरान जब मेरा संपर्क हुआ, बहुत से ऐसे लोग मुझको मिले। सबसे पहले मुझे सिवनी में एक आदिवासी व्यक्ति मिला। मैं जंगल भ्रमण कर रहा था और जंगल को वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए हम वृक्षों को काटते हैं और लगाते हैं। तो उसने बोला कि साहब ये आप सागौन का पेड़ लगा रहे हैं, एक दहीमन का पेड़ होता है जिसको वैज्ञानिक रूप से कॉर्डिया मैक्रोडाई बोलते हैं। उसने कहा साहब ये तो जंगल से ख़त्म हो गया, इसके ऊपर तो आपकी चिंता ही नहीं है कोई। मेरे मन में उसने जो पहली बार दिया ये, मुझे लगा सच में इसकी तो दिल की बात ये है। जो जंगल पे आश्रित है, जिसका जीविकोपार्जन है, जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था है, जिसकी पूरी स्वास्थ्य तंत्र जिस पे निर्भर है, उसके बातों को यदि हम नहीं सुनेंगे तो वानिकी प्रबंधन अधूरा हो जाएगा। वहाँ से मेरे मन में आई बात। फिर जब मैं वहाँ से रीवा गया तो मैंने वहाँ पर, चूँकि वरिष्ठ स्तर पे आ गया था चीफ कंजर्वेटर, मैंने इसी विषय पे वहाँ से PhD किया, जैव विविधता को लेकर 10 जिलों में। और आपको आश्चर्य होगा, मैंने अपने विषय को अपने कार्यों के साथ जोड़ा और विभाग को प्रस्ताव दिया कि हम इस विषय पे अध्ययन करके लाना चाहते हैं सामने कि लोग क्या चाहते हैं, उसी दिशा में हमको पौधों की तैयारी या प्रबंधन करना चाहिए। और विभाग ने उसके लिए फंडिंग दी कि ये तो बहुत अच्छा काम है। तो देखिए, कोई तंत्र रोकता नहीं, आपकी ये एक मैनेवरेबिलिटी होनी चाहिए कि उसको कैसे मजबूत करें अपने कर्म को। मैंने उसी तंत्र से फिर पूरा अध्ययन किया। 500-600 जनजाति समूह के जानकार, औषधियों के जानकार लोगों से, चरवाहों के साथ संपर्क किया। एक बहुत बड़ा मुझे मतलब पर्सपेक्टिव मिला कि वन प्रबंधन हम जिधर से कर रहे हैं, पूरा ब्रिटिश पद्धति से लेकर के, एक्चुअली वन प्रबंधन क्या होना चाहिए। लोगों की जीविकापार्जन को यदि आप एड्रेस नहीं करते, जंगल को बचा नहीं सकते, कभी नहीं बचा सकते। लोगों के जो उनके ऊपर जिन जिन कारणों से आश्रित है, यदि उसको आप नहीं बढ़ाएंगे तो कभी जंगल बच नहीं सकता। और एक बहुत लंबे दौर के प्रबंधन, विगत प्रबंधनों के कारण से एक बड़ी दूरियां प्रकट हो गई समाज के बीच में और विभाग के बीच में। तो मैंने इस दिशा में प्रयास किया और आगे चल के इसको ही मैंने समझा कि विशेष रूप से औषधि पौधों का उनका जो ज्ञान है, जिसके कारण से वो अपनी जीवन व्यवस्था को, और केवल वो औषधि ही नहीं है बल्कि वो न्यूट्रासिल्स भी है, उनके जीवन के पोषक तत्व हैं, उसको बेच करके अपना रोज़गार भी चलाते हैं, पैसा भी पाते हैं। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। फिर मैंने काम किया और काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर मेरी इच्छा हुई कि इतने बड़े ज्ञान को कहीं संकलित भी करना चाहिए। तो इस दौरान डॉक्टर विनोद भंडारी जी से मुलाकात हुई। तो हमने कहा इतना बड़ा आपका संस्थान है एलोपैथ, इसमें आयुर्वेद को भी कहीं जगह मिलनी चाहिए और उसके लिए हमें सबसे पहले अध्ययन करना चाहिए। तो ये उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने इस विषय को लिया, एक बड़ा प्लेटफॉर्म पैदा किया। उसके कारण से अक्रॉस द स्टेट एक वन रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड जो सबसे छोटा कर्मचारी है, उससे वरिष्ठ और भी वरिष्ठ, सबने इस पूरे काम में सहयोग किया। मतलब हंड्रेड्स ऑफ लोग इसमें होंगे। और जब तक आप वन विभाग के सबसे नीचे कर्मचारी को नहीं जोड़ोगे, वहाँ के चौकीदार को नहीं जोड़ोगे,
आपका वहाँ तक एक्सेस नहीं हो सकता है उन समूह के साथ, समाज के साथ। उनकी उपस्थिति से आपका काम आसान हो जाता है। अदरवाइज़ आप जाइए, थोड़ा बोल देंगे, आप समझोगे सब मिल गया, और लौट आए, लिख के रिसर्च पेपर कर दिए। बड़ी तपस्या की आवश्यकता है, और उस तपस्या में वो हमारा वन रक्षक, वनपाल और फिर जो वरिष्ठ अधिकारी बोल देते हैं, तो लोग इकट्ठे होते हैं, आपको सम्मान देते हैं, बताते हैं। ये बड़ी लंबी प्रक्रिया में ये सब चीज़ें इकट्ठी हुई, और फिर यहाँ बहुत बड़ा एक सम्मेलन हुआ। सभी मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय के लोग, जानकार लोग यहाँ पर आए, और 3 दिन तक यहाँ पर उन्होंने अपना सब शेयरिंग किया, जानकारियाँ दिया, और उसके प्रतिफल के रूप में आज उसका एक स्वरूप दिखा हमें एक पुस्तक के रूप में, जिसमें हमारे आदरणीय वीसी साहब भी यहाँ पर आए। तो बहुत आज का दिन बहुत शुभ है मेरे जीवन के लिए। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। एक अधिकारी का मुख्य कार्य जो है वो समाज का उत्थान करना है, और समाज और सरकार के बीच में एक लिंक बनकर काम करना है। और आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें ये बताया कि वास्तविकता में हमारे अधिकारी बहुत निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करते हुए समाज के उत्थान में अग्रसर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, मुझे कोविड के समय की याद है कि उस समय जब कोविड का समय आया था तो सभी के मन में ये विचार था कि भारत की चिकित्सा सेवाएं इतनी सुदृढ़ नहीं हैं कि इतनी बड़ी विपदा को संभाल पाएं। पर हम सभी ने उस आउटकम को देखा है कि इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ तरीके से हम निकल कर बाहर आए इस लड़ाई को लड़ते हुए। और इसमें हमने ये भी देखा कि सिर्फ एलोपैथी ही नहीं बल्कि अदर पद्धतियों ने, जैसे आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और इवन घरेलू चिकित्सा पद्धतियों ने भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया, जिससे हम एक इतनी बड़ी विपदा से भी निकलकर बाहर आ पाए। सर सिंघई सर, आप भारतीय ज्ञान परंपरा में काफ़ी काम किए हुए हैं, और मैं आपसे आपके विचार जानना चाहता हूँ, क्या वास्तविकता ये नहीं है कि हमें सारी चिकित्सा पद्धतियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, और जिसकी जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल मरीजों के इलाज में किया जाए? सर्वप्रथम मैं अरविंदो विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहूँगा कि जो आपने इस विषय की एक जो किताब निकाली है, विजडम ऑफ ट्राइब्स, हीलिंग विजडम ऑफ द ट्राइब्स, वास्तव में एक बहुत बड़ा तबका हमारे हिंदुस्तान में जो अनटच्ड है, उसको ये कहा जाए कि हम उनके ज्ञान को एक प्रकार से हमने उनको महत्व नहीं दिया, और ये चीज़ सोची गई है कि हमें उनको बढ़ाना है, हमें उनसे कुछ लेना नहीं है परंतु उनको बढ़ाना है। परंतु जो पारंपरिक ज्ञान होता है वो पारंपरिक ज्ञान किताबों में नहीं मिलता है, और वो पारंपरिक ज्ञान जब हम जाते हैं तो हर परिवेश का अलग अलग पारंपरिक ज्ञान होता है। तो सबसे बड़ा महत्व हमारे लिए ये हो जाता है कि हम इन समूहों को एक सम्मान दें, और सम्मान देने के लिए एक हमारे मन में भी खुद एक विजडम होना चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को जब सम्मान देते हैं तो ज़रूरी ये है कि उसका ज्ञान जो है, उस ज्ञान को आप समझें पहले। हमारी एक विशेषता ये हो गई है कि यदि ट्राइब्स हैं, जो जनजाति हैं, वो शहरों में यदि सम्मिलित नहीं होते हैं, शहरों की परंपराओं में नहीं आते हैं, तो हम उनको हाशिए में रख देते हैं। परंतु हाशिए में रख के भी हम एक्चुअली में वास्तव में देखें तो हम एक बहुत बड़े ज्ञान से वंचित कर रहे हैं इस समाज को। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई इस चीज़ के लिए कि हमारे दुबे साहब और श्री व्यास जी इन चीज़ों को समझे, और श्री दुबे जी ने तो अपने पूरे जीवन काल में इस हर पल पल पर वो जंगल में ही रहे हैं और उसी की सुरक्षा भी की है, और वहाँ के रहवासियों के बारे में भी उनका अध्ययन है। विशेषता ये थी कि उनके ज्ञान को हम मुख्य धारा में कैसे लेके आए, और मुख्य धारा में लाने के लिए कहीं ना कहीं प्रयास की बहुत आवश्यकता है, जो मुख्य धारा के बहुत स्थापित स्तंभ हो। बहुत तेजी से स्वतंत्रता के बाद से हमने देखा कि भारतवर्ष में एक एलोपैथी ने बहुत तेजी से विकास किया, और बहुत बड़े बड़े अस्पताल खोले गए, उसकी बहुत सी विधाएं आई। परंतु इस आपाधापी और इस दौड़ में हमने अपनी जो पारंपरिक विधाएं हैं उनको नज़रअंदाज सा कर दिया।
और साथ में हमने ये भी अनुभव किया, आपने जैसे कोरोना का ज़िक्र किया, कोरोना के समय भी हमारे पास कई समाचार आए, कई लोगों ने अन्य प्रकार के प्रयोग भी किए और साथ में आयुर्वेदिक और हमारी जो घरेलू पद्धतियाँ थीं, ख़ासकर इलाज की, उन इलाजों का भी बहुत ज़िक्र हुआ और उसमें बहुत ज़्यादा हमको आयुर्वेद इलाज जो है, जो हमारे यहाँ परंपरा से चला आ रहा था, उसकी भी चर्चा चली और लोगों ने अपनाया और उससे फ़ायदा भी हुआ। तो एकाएक यह भाव आने लगा कि नहीं, हमको जो हमारी आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं, उनको भी हम आगे लाएँ और समझें। परंतु आयुर्वेदिक पद्धतियाँ भी शहरों में विकसित हुई हैं कई। हमारे ट्राइबल एरिया की जो आयुर्वेदिक पद्धतियाँ हैं, वो ना अभी तक डॉक्यूमेंटेड हैं, ना उनके कोई वैद्य उपलब्ध हैं। वो सिर्फ़ ओझा होते हैं जो ग्रामीण परिसर में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश में रहते हैं। उनके खुद के जो हमारे जनजाति हैं, उनके खुद के ही एक परिवार ऐसा होता है जो माउथ टू माउथ अपनी ज्ञान को आगे बढ़ाता जाता है, उनको वृक्षों के और जड़ी-बूटियों के बारे में जानकारी देता है, पर वो बाहर नहीं आ रहा है। तो यदि इस तरीके से हम उसको बाहर लेके आते हैं, उसकी ज्ञान परंपरा को समझते हैं और साथ में जो हमारी विकसित चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, उन विकसित पद्धतियों के साथ उसका एक गठजोड़ और उसका एक जॉइंट वेंचर यदि बनाते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों ही पद्धतियों को बहुत अच्छा सम्मान है और साथ में यदि दोनों जुड़ के आगे बढ़ते हैं, तो मानव और समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान ये प्रतीत होता है। तो मैं आपके इस औरबिंदो विश्वविद्यालय के लिए बहुत-बहुत इनको बधाई देना चाहूँगा। साथ में मैं पीसी दुबे जी, हमारे लेखक श्री व्यास जी और यहाँ के जो डॉक्टर विनोद भंडारी जी हैं, जिन्होंने इस पे बहुत फ़ोकस किया और बहुत ध्यान दिया कि यह विधा सामने आए और किताब के रूप में यदि संकलन हमको मिलता है, जो हम लोगों ने इधर-उधर सुनते हैं, उसका यदि एक अच्छा-सा लिटरेचर हमें उपलब्ध हो जाता है, तो ये एक बहुत ही एक अनुकरणीय और बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, जो मुझे यहाँ आज देखने को मिला। जी सर, मुझे लगता है कि आप सभी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि सिर्फ भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जिसमें हम अपनी प्रकृति को उसका उचित सम्मान देते हैं। हमने अपने भगवान के तौर पर पंच तत्वों को माना हुआ है, जो कि हमारे जीवन के एक आवश्यक अंग हैं। व्यास सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बतौर लेखक आपको क्या लगता है कि कोई एक ऐसा इंसिडेंस जिसने आपको ये झकझोर दिया हो कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया? आनंद जी, वाक़ई आपने सही बात बोली कि इन 2 सालों में ऐसे बहुत से इंसिडेंट आए, जब हमें बहुत सोचने पे मजबूर किया कि काम हम करने जा रहे हैं और जिन लोगों से हम उनका नॉलेज लेने जा रहे हैं, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। आपने सम्मान की बात कही कि हम हर व्यक्ति को सम्मान देते हैं, हमारी परंपरा है हमारे देश की कि जिससे हम कुछ लेते हैं तो हम उसको सम्मानित करते हैं। लेकिन ये जो तबका था, जो ट्राइबल बेल्ट था, इनसे सब कुछ तो लोग ले रहे थे और उनका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो पैसे से इलाज नहीं करते हैं। उनके यहाँ जो भी व्यक्ति आता है उससे उसका वो फ्री में इलाज करते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, ये हमारे सिविलाइज़ एरिया में, यहाँ पे आपको शहरों में नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया कि उनको, जब हम उनसे बात कर रहे थे, एक ऐसी घटना हुई कि दुबे जी ने उनसे पूछा, हम गए उनसे पूछा कि ये आज आपने हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा, इस बात को हम नोट भी कर रहे हैं। बताओ, हम आपके लिए जब हम यहाँ अगली बार आएँ तो आपके लिए क्या लेके आएँ? तो जो आपने बात कही कि आपको किस चीज़ ने झकझोर दिया, तो वो उसने कहा कि आप मेरे लिए एक खाकी वर्दी ले आना, खाकी कलर का कपड़े की मेरे लिए वर्दी ले आना। तो उससे पूछा कि ऐसा क्यों? क्यों? तो बोले, साहब मुझे जंगल में लोग नहीं जाने देते हैं, ये वर्दी पहनूँगा तो मुझे जंगल में जाने देंगे। अब आप ये देखें कि जो व्यक्ति जंगल की जड़ी-बूटियों से इलाज कर रहा है, उसको अंदर जाने का एक्सेस नहीं है और उसको जाने के लिए उसको पावर चाहिए और पावर के लिए उसको वो वर्दी चाहिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पहनता है, जो बहुत आसानी से उस वर्दी को पहन के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाता है।
तो हमने अपने आप को करेक्ट किया कि वाकई हम इनसे इनका जो एंसेस्ट्रल नॉलेज है उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इनसे ले तो रहे हैं और ये बिना किसी संकोच के हमसे शेयर कर रहे हैं, हमको बता रहे हैं। कोई भी अपना नॉलेज किसी को देता नहीं है। लोग पेटेंट कराने की सोचते हैं। हमारे इसमें भी मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जितने प्रोफेसर हैं जो भी काम करते हैं पहले उसको पेटेंट कराते हैं कि किसी दूसरे के पास ये नॉलेज ना चला जाए। और वो बेचारा जो है हम उससे बात कर रहे हैं और वो हमको खुलेआम सब चीज़ खोल के बता रहा है कि ये इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। तो हमने एक दुबे जी के साथ चर्चा की कि हम इनके लिए क्या करें, इनको किस तरीके से नाम दें कि इन्होंने जो काम किया है उसको किस तरीके से हम धन्यवाद दें, किस तरीके से इनको हमारे जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे उनको मिलवाएं। तो हमने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उसमें सबसे पहले, हम सबसे भी पहले, मुझसे और दुबे जी से पहले भी हमने उसका नाम डाला। मखना डामोर उसका नाम है और वो लगभग 80+, 80 से ज़्यादा उसकी उम्र है और वो इसका जानकार है और ज़बरदस्त जानकार है। और उसको पता भी नहीं था कि कोई पेपर पब्लिश हुआ है। उसने जो हमें नॉलेज दिया है उसका हमने एक पेपर पब्लिश किया है और रिसर्च पेपर में पहला नाम हमने उसका लिखा और उसको पब्लिश कराया पेपर को। उसके बाद हमने उससे कहा कि आप आओ और हमारे बच्चों से बात करो। हमने हमारे होलकर कॉलेज में उसको बुलाया, उसका हमने सम्मान किया। उससे मैंने उससे पूछा, मुझे लगा क्या पता ये विद्यार्थियों से बात कर पाएगा कि नहीं। मैंने उससे पूछा कि आप विद्यार्थियों से बात करना चाहेंगे क्या? तो उसने कहा बिल्कुल बात करना चाहूँगा और आप मुझे बार बार बुलाएं तो मैं बार बार बात करूँगा। और उस दिन उसने जो बात की बच्चों से, बच्चों को भी उसकी बातों से, वो इतना कन्विंसिंग व्यक्ति और इतनी सरल भाषा में उसने इन सब चीज़ों को समझाया कि किस पौधे में क्या गुण है, किस पौधे के किस गुण से कौन सी बीमारी ठीक होती है। और उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल था कि उससे बच्चे पूछ रहे थे कि मेरे आँखों का नंबर जो है बचपन से इतना है, तो उसने बताया कि आप इस प्लांट की ये चीज़ को यूज़ में लाएं, आपका चश्मा उतर जाएगा। मतलब उसका, किसी ने कहा कि मेरे तो पीठ में दर्द रहता है, किसी ने घुटने का दर्द बताया। तो उसने हर चीज़ के लिए जो इलाज बताए इतने ऑथेंटिक और इतने कॉन्फिडेंस से कि लगा कि कोई, हम जब भी हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बात करते हैं, तो डॉक्टर भी कहता है पहले जांच करा लो और इसकी रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद फिर वो ट्रायल एरर की ये देंगे, देते हैं ठीक होगा कि नहीं होगा। लेकिन उसका कॉन्फिडेंस ये था कि आप ये दवा देंगे तो पक्का ठीक होगा। अब आपने एक और बात, अच्छी बात की थी कि हम सम्मान करते हैं, तो आपके मन में शायद ये भाव था कि जो आपने ये सब डॉक्यूमेंट किया है तो आप इन लोगों का सम्मान कर रहे हैं कि नहीं। तो हम 18 और 19 तारीख को एक 2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं होलकर कॉलेज में और वो बायोडाइवर्सिटी बोर्ड द्वारा फंडेड वर्कशॉप है 2 दिन की। उसमें हमने डिंडोरी से, बालाघाट से, अमरकंटक से जानकार व्यक्तियों को बुलाया है, जो ट्राइबल हीलर्स हैं उनको हमने बुलाया है। उनका हम सम्मान कर रहे हैं। उनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड को भी हमने जो है इस चीज़ के लिए कॉन्टैक्ट किया है कि उनके इस नॉलेज को वो जो है वो सर्टिफाई करें। तो कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो हमें दिया है हम कुछ उनको लौटा सकें। एक बात और कहूँगा कि इसमें विनोद भंडारी जी ने भी ये कहा था कि इन्हें हम कुछ देंगे, इनके नॉलेज, ऐसा डिस्कशन हुआ था मीटिंग्स में, हम इनको कुछ देंगे। तो क्या देंगे, तो उन्होंने उसी दिन डिक्लेयर कर दिया था कि इनके परिवार को जब भी आने वाले 5 साल तक जब भी इलाज की ज़रूरत पड़ेगी तो अरविंद हॉस्पिटल इनका फ्री में इलाज कराएगा। बड़ी बात थी कि उन्होंने डिक्लेयर किया था कि जो लोग आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इनके पूरे परिवार का इलाज अरविंदो फ्री करेगा। दूसरा उन्होंने कहा था कभी इसका हमने पेटेंट कराया, इसका ड्रग इसकी कन्वर्ट हुई और इससे कुछ अगर फाइनेंशियल फ़ायदा होता है तो वो भी हम इनसे शेयर करेंगे। तो बड़ी बात है कि, और हमें ये अच्छा लग रहा है कि हमारे पीछे जो डॉक्टर विनोद भंडारी जी का एक, जिसको कहते हैं पायस्ड जो विचार और जो सहयोग है, वो इस पूरे काम को करने के लिए सबसे ज़्यादा हमें फ्रूटफुल लगा। तो ये जी सर, मेरा उस बात को कहने का ये, मैंने आप इन ट्राइबल हीलर्स के सम्मान को देते हुए आपको देखा है। हम एक कॉन्फ्रेंस अरविंदो संस्थान में कर चुके हैं जिसमें उचित तौर पर उनको उनका रिकग्निशन दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दुबे सर, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ साइंस में इतनी ग्रोथ हो रही है, एमएससी बॉटनी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी होंगे, पर क्या वास्तविक तौर पर वो पौधों का, वनस्पति का उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं और उस प्राप्त ज्ञान का इस्तेमाल कर पा रहे हैं? ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि हम शासकीय स्तर पर क्या ऐसे प्रयास करें कि ये जो हमारा प्रयत्न और प्रयास है ये सफलता की तरफ बढ़े सर? आपके दोनों प्रश्न बहुत व्यवहारिक हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो देंगे हम आपको
कि विद्यार्थियों की तो बात छोड़िए, हम ऐसे जो प्रोफेशनल्स हैं, फॉरेस्ट गार्ड से लेके वरिष्ठतम स्तर तक मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग के, जिनको सरकार ने सौंपा है जंगलों के प्रबंधन को, हम भी 5, 6, 10 स्पीसीज को पहचानते हैं, जानते हैं, और केवल इतना ही जानते हैं कि इनकी इमारती लकड़ी का उपयोग होता है, ये बड़ा महंगा बिकता है, सागौन है, ऐसे 2, 4, 10 पौधों को। उससे भी बड़ा आश्चर्य है कि हम 5 से 7 करोड़ पौधे हर साल लगाते हैं मध्य प्रदेश वन विभाग, परंतु मोर देन 80%, 90% हम 5-6 प्रजाति को ही लगा रहे हैं। इससे आप देखें कि हम जंगल की जैव विविधताओं को बढ़ाने की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में 2500 प्रजातियां हैं, पर हम किनको प्रमोट करते हैं? 70 to 80% 5-6 प्रजाति को। हम समझते नहीं, पहचानते नहीं, उनके गुणधर्म को नहीं जानते, उसकी उपयोगिता नहीं समझते। तो विभाग के लिए बड़ी चिंता का विषय है, और हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग पहचाने कम से कम। उसी दिशा में हम तो बहुत सम्मान के साथ वीसी साहब का कहेंगे, उन्होंने अपने घर पे बुला के बैठक किया। हम थे, यहाँ के डीएफओ थे प्रदीप मिश्रा जी, डॉक्टर साहब थे। कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कम से कम वनस्पतियों को पहचान तो लें, उनकी छाल को देख के, पत्ती को देख के, फूल को देख के, फल को देख करके। लोग पहचानते नहीं। कौन सी प्रजाति जानते हैं? गुलमोहर को जानते हैं, ऐसे कुछ जो विदेशी प्रजातियाँ आ गई हैं शहरों में, उनको जानते हैं। एक तो उनके पहचान और उनके महत्व को समझना, उनका अर्बन एनवायरनमेंट में कितना महत्व है, पारिस्थितिकी तंत्र में, सेवाओं में। तो सर ने ऐसा बोला, आपकी भावनाओं को लेकर के फिर मुझको भी लगा ये तो सच में, यदि यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स पहचानने लगे और उनकी उपयोगिता समझ जाएंगे, ये तो लंबा जीवन है इनका, 50-60 साल तक। कितने लोगों को ये बोलेंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ बोलेंगे ये। तो इसके ऊपर एक अभी कोर्स की डिज़ाइन भी की गई है, संभवतः जल्दी ये शुरुआत होगी। तो ये शायद पूरे देश का प्रथम यूनिवर्सिटी होगा जहाँ इस प्रकार का सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किया जा रहा है। तो एक लंबी दौर है और लंबे प्रयास है, जिससे चीज़ें बहुत आवश्यक है। मैं आपको बोलता हूँ, यदि हम पहचानते नहीं अरविंद जी आपको, मिश्रा जी को, सर को नहीं जानते, इनको नहीं जानते, हम बोले ए ओ ऐसे करके, हम आपका उपयोग नहीं जानते, आप वीसी हैं, आप यहाँ के रजिस्ट्रार हैं, महत्व ही नहीं जानेंगे, तो हम कहेंगे ठीक है भाई, घूम रहे होंगे। वृक्षों को पहचानना, उनकी सेवाओं को पहचानना अत्यंत आवश्यक है, वन विभाग के लिए, समाज के सभी युवाओं के लिए भी। सिंघे सर, आप प्रदेश की सबसे बड़ी शासकीय विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको लीडरशिप दे रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूँगा सर कि हम निजी और शासकीय विश्वविद्यालय मिलकर क्या ऐसे किसी कोर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि इंटीग्रेटेड मेडिसिन के बारे में लोगों का अवेयरनेस बढ़ाए, और जैसे एलोपैथी के डॉक्टर हैं उनको दूसरी पैथी का, और दूसरी पैथी के डॉक्टरों को एलोपैथी का थोड़ा सा कम से कम नॉलेज हो, जिससे जो एक गैप है हमारे बीच में, जो आज जैसे अगर हम देखें कि प्रति 1000 लोगों के बीच में उपलब्ध चिकित्सकों की संख्या जो काफ़ी कम मानी जाती है, अगर इसको हम कर पाएँ कुछ ऐसा कोर्स जिससे इस गैप को फिल किया जा सके। सर, आपके क्या विचार हैं? जी, आपने बहुत ही उत्तम एक विषय रख दिया है हमारे सामने, और मैं इसको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा कि अभी जैसे माननीय दुबे जी ने बताया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने एक फॉरेस्ट विभाग के माध्यम से एक इनिशिएटिव लिया है कि हम एक कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिस कोर्स को हम 1 क्रेडिट का कोर्स रखा है हमने। इसको सर्टिफिकेट कोर्स की मान्यता तो है ही, परंतु साथ में हमारे जो भी छात्र इस कोर्स को लेना चाहते हैं, हम उसको 1 क्रेडिट वैल्यू एडेड कोर्स के माध्यम से देंगे। प्रमुख इसकी सोच क्या है? सोच इसकी ये है कि मैं आपको एक वृक्ष के बारे में बताना चाहता हूँ। एक अर्जुन नाम का एक वृक्ष होता है जो आपको हर जगह कहीं नहीं मिलेगा। अब उसकी आप यदि देखें तो वो जनरली प्रायः वो पथरीली जगह जहाँ पानी होता है, बहता हुआ पानी मिलेगा, वहाँ आपको ये अर्जुन का वृक्ष मिलेगा। और अर्जुन का वृक्ष अच्छा चौड़ा होता हुआ वृक्ष होता है। अब इस वृक्ष की कई मेडिसिनल
वैल्यू भी है। इसकी छाल का पानी पीते हैं हार्ट पेशेंट्स और भी दूसरी चीज़ों की इसकी उपयोगिता है। परंतु क्या हमारा युवा इस वृक्ष के बारे में जानता है? क्योंकि शहरों में तो ये प्रायः नहीं मिलता है, परंतु ये किसी समय में जब शहरों के बीच से नदियाँ बहती थीं या कोई ऐसा पानी का स्रोत हुआ करता था, तो वो वृक्ष भी वहाँ उपलब्ध हुआ करता था, पर आज की अवस्था में वो उपलब्ध नहीं है। अब आपने अर्जुन वृक्ष की बात कर ली, परंतु क्या हम उसको पहचान पा रहे हैं? क्या हम उसको जान पा रहे हैं? हमारे जो छात्र हैं, कुछ 4-5 वृक्षों के अलावा आप यदि उनसे कुछ और वृक्ष पूछ लें, आप जामुन का पेड़ दिखा के उनसे पूछें कि ये कौन सा पेड़ है, तो जब फल होगा तभी बता पाएंगे, अन्यथा वो बता नहीं पाएंगे। तो ये अज्ञानता जो है, खासकर आपने अभी शुरू में बोला था कि हमारा एक परंपरा है कि हम कृतज्ञ होते हैं चीज़ों के लिए जो हमारा प्राकृतिक वस्तुएं हैं, परंतु आपने इसको और हम एक कदम आगे बढ़ा देते हैं कि हमारा जो धर्म है, जो रिलीजन है, वो पूरे विश्व में, आप पूरे विश्व में देख लीजिए, एकमात्र ऐसा रिलीजन है जो आप पंच तत्व की जब आपने बात की कि हम इन प्राकृतिक चीज़ों पे कृतज्ञ होते हैं, उसको पूजा करते हैं। आप इंद्र देवता की पूजा करते हैं क्योंकि वो हमको पानी दे रहे हैं और हम उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं। इसी तरीके से हमारे वृक्ष हैं, आप पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, आप नदियों की पूजा करते हैं, और ये धार्मिकता पॉइंट से जुड़ा हुआ वो रहता है, एक परंपरा रहती है। तो यही एक धर्म है जो इस चीज़ को ज़्यादा व्यक्त करता है कि हमारा शरीर जिन चीज़ों से बना हुआ है, हम उसके लिए कृतज्ञ हैं और हम उसको संरक्षण देना चाहते हैं, और वो धर्म के नाम से, धर्म के माध्यम से हम उसको संरक्षण दे रहे हैं। अब रहा सवाल, आपने जैसे बताया, चूँकि मैं एक शासकीय विश्वविद्यालय का कुलगुरु हूँ, तो हमारे लिए विश्वविद्यालय नाम से ही जुड़ जाता है कि कोई भी विषय जो है इस विश्वविद्यालय में लिया जा सकता है, और उसका प्रसार प्रचार जो प्रासंगिक है और जो बहुत आवश्यक है, उसको हमें हमारे विश्वविद्यालयों की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसको आगे ले जाएं, उस विषय को सम्मुख लेके आएं, उस विषय पे पूरी शोध करें और उसकी विशेषताओं को और जो समाज में इसकी क्या उपयोगिता है उस दृष्टि से रख के, उस रेखांकन से रख के यदि हम उस विषय को लॉन्च करें तो ये एक बहुत परोपकारी कार्य होता है। और यदि इस चीज़ के लिए हम एक ही विश्वविद्यालय अपने में सीमित ना रखें, परंतु अन्य विश्वविद्यालयों से भी इसका संगठन करें, और साथ में हमारे जैसे शहरों में कई निजी विश्वविद्यालय हैं, इंदौर में ही हम देखते हैं कि कई निजी विश्वविद्यालय हैं, तो ये मिलके यदि एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करें, एक दूसरे की विशेषज्ञता को जाहिर करें और विषय को स्थापित करें। सबसे बड़ी चीज़ ये हिंदुस्तान में कि विषय को स्थापित करना एक बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य होना चाहिए जो आवश्यक है। अभी जैसे मैंने एक आपको माननीय दुबे जी ने अभी आपको बताया कि हमने एक क्रेडिट कोर्स के बारे में चर्चा करी। अब यदि आप देखें तो जो वृक्ष है वो कई तरीक़ों से पहचाने जाते हैं, उसकी छाल से पहचाने जाते हैं, पत्तियों से पहचाने जाते हैं, उसके फूल से, फल से, उन पत्तियों के विस्तार से पहचाने जाते हैं। आप अपने यहाँ यदि आपने देखा, मैं उस वृक्ष उसका नाम नहीं जानता हूँ, 2 पत्तियाँ जो जुड़ी हुई होती हैं उसको हम पूजा करते हैं। हम बेल के वृक्ष की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। अब इसमें वैज्ञानिकता क्या है? हर जगह हो सकता है अलग अलग अंचल में अलग अलग तरीके से उसकी वैज्ञानिकता हो, उसकी परंपरा का निर्वाह हो रहा हो, कोई किसी और अंचल में कोई दूसरे प्रकार के वृक्ष हो रहे हों तो और वो भी पूज्य हों। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें आवश्यक है कि हम एक दूसरे से हाथ मिलाएं। विश्वविद्यालय इस सीमा से हटें कि हम निजी हैं या हम शासकीय हैं। विश्वविद्यालयों में सबसे बड़ी पूजा होनी चाहिए ज्ञान परंपरा की, ज्ञान को आगे बढ़ाने की, विषय को आगे बढ़ाने की, और हमारे छात्रों को किस प्रकार से हम इस विषय में पारंगत करा पाएँ, ये आवश्यकता होती है। तो मुझे ये सीमाएं जो आपने एक प्रकार से
जाहिर की। विश्वविद्यालय होते हैं, चाहे वो शासकीय हो चाहे निजी हो, परंतु यदि उनमें ज्ञान की पिपासा है, ज्ञान को आगे बढ़ाना है, उनको विषय को स्थापित कराना है, तो मुझे लगता है कि जहाँ तक संभव हो गठजोड़ होना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सब उम्मीद करते हैं कि इस हवन की शुरुआत जो आज हमने की है उसमें हम सभी अपने अपने हिस्से की आहुति दे पाएं और ट्राइबल हेल्थ केयर सिस्टम को विकसित करने में अपनी तरफ से जो योगदान दे सकते हैं वो प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि हम शासकीय और निजी विश्वविद्यालय मिलकर अपनी अपनी क्षमताओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।